हेलो प्रिय छात्रों, आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भारतीय ग्राम विकास उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास से संबंधित तथ्य के बारे में जो है आज हम चौथी वीडियो लेकर आए हैं और हमारे इस इंग्लिश ज्ञान गंगा या गुडविल जीएस चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से चलिए देखते हैं भारतीय ग्रामीण समाज। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो भारत में ग्रामीण समाज है वो क्या है, उसके अंतर्गत जो है कौन कौन लोग आते हैं, इसकी बात हम लोग एक बार कर चुके हैं। पुनः एक बार दोहरा लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ 2011 की जनगणना के अनुसार वह स्थान है जिसके अंतर्गत, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है, ठीक है, वह ग्रामीण क्षेत्र 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा जहाँ की जनसंख्या 5000 से कम होगी, यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या यदि 5000 से कम है तो वह ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। और यदि उसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है तथा वहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसका 25% खेतीबाड़ी से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है? खेतीबाड़ी से। तो वह जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। और महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत गांव में निवास करता है, और उनका कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था जब उन्होंने यह बात कही थी। यानी भारत गांव में निवास करता है, यह आज भी सत्य है। ठीक है, इस कथन का मतलब यही है कि भारत जो है गांव में निवास करता है, यानी गांव से ही भारत की पहचान होती है। यह बात सत्य है, आज भी सत्य है। ग्रामीण जन भारतीय समाज के केंद्र और वास्तविक परिचायक हैं, यानी जैसा कि हमने कहा कि भारत की पहचान ग्रामीण लोगों से ही होती है, गांव के लोगों से ही होती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ग्रामीण जन भारतीय समाज के केंद्र के और वास्तविक परिचायक हैं। भारतीय ग्रामीण समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए या मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार समय समय पर अनेक विकासशील योजनाएं लाती है। ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की है ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया जा सके। यानी ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेकर आती है, समय समय पर लेकर आती है, ताकि सामाजिक जो विषमता है वह दूर हो सके। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ये तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती हैं। जैसा कि जब हम लोग डीपीएसपी का अध्ययन करते हैं तो अनुच्छेद 38 में कहा भी गया है कि राज्य जो है ग्रामीण या राज्य जो है अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, सामाजिक जो असमानताएं हैं उसको दूर करने और आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यह भी एक तथ्य है जिसके अंतर्गत सरकारें काम किया करती हैं। चलिए आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। यानी संविधान में जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो ये जो है 1992 में ही 72वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, और वही 72वां जो है 73वें में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो यह संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और इसके बाद ही उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की जो है एक निश्चित रूपरेखा तैयार की गई इसी के अंतर्गत। यानी
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। एक ग्राम पंचायत है, एक क्षेत्र पंचायत है और एक जिला पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में सशक्त और प्रभावी भागीदारी है। यानी किसी राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, 28 राज्य हैं पूरे भारत में, तो पंचायती राज व्यवस्था लगभग हर प्रदेश में लागू है। और पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से लोकतांत्रिक रूप से ग्रामीण जनता जो है सरकार में सहभाग करती है और उसका जो सहभाग है वह बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है, यानी हर कोई नागरिक, हर कोई छोटा नागरिक जो 21 वर्ष की उम्र जो है पूरी कर चुका है, वह ग्राम प्रधान चुने जाने योग्य है। ठीक है, मतलब वह योग्यता रख सकता है। अर्थात लोकतांत्रिक रूप से कोई भी नागरिक स्थानीय स्तर पर सरकार का अंग बन सकता है, यानी सरकार का ही अंग है ग्राम प्रधान। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होते ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को लागू किया गया। यानी जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ, तो उसी समय इसी के तहत उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947, ठीक है, जो आज़ाद होने के बाद इसका नाम था उस समय संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। और जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, उसी समय जो है इसका भी नाम बदल दिया गया और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नाम से किया गया। तो इसमें एक संशोधन पारित हुआ और वह कब पारित हुआ? 1992 में। यानी 73वें संविधान संशोधन के बाद इसमें भी संशोधन लाया गया और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम और जिला पंचायत अधिनियम 1961 जो 1961 में बने थे ये दोनों अधिनियम, उनमें भी संशोधन करके जो है उत्तर प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था को लागू किया गया। तो यह लागू कब हुआ? तो 1993 में लागू हुआ। ठीक है, 1993 में, हाँ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद। फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1995 में, यानी 1995 में जो है एक आयोग का गठन किया गया। जो सरकार है, सरकार विकेंद्रीकृत सरकार हो। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि जो भी व्यवस्था है वह किसी एक ही तंत्र के हाथ में ना रहे, बल्कि वह बंट जाए। ठीक है, तो जैसे राज्य सरकार के अंतर्गत ही जो है शक्तियां बांट दी जाती हैं, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत को और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत को तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत को जो है वो शक्तियां बांट दी गई हैं डेवलपमेंट के लिए और प्रशासन संबंधी सुधार के लिए। तो 1995 में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 1997 में 32 विभागों के कार्यों को चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई। यानी जो 32 विभाग पहले डेवलपमेंट से संबंधित कार्य, विकास से संबंधित कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों में और जिला क्षेत्रों में या जिला से संबंधित जो डेवलपमेंट के कार्य, विकास के कार्य होते थे, जो 32 विभाग करते थे, तो उन सारे 32 विभागों को जो काम जो है ये जो बाद में गठित की गई संस्थाएं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, उनको देने का काम जो है किया गया 1997 में। तो प्रदेश सरकार ने संवैधानिक भावना का सम्मान करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व हस्तांतरित किए। तो प्रदेश सरकार ने संवैधानिक भावना का सम्मान करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व हस्तांतरित किए। ठीक है, तो जो 32 विभाग प्रदेश सरकार के अनुसार चल रहे थे, प्रदेश सरकार ने जो है संवैधानिक यानी संविधान में जो व्यवस्था दी गई उस भावना का
सम्मान करते हुए पंचायती राज संस्थाएं, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उनके अधिकारों को हस्तांतरित किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण। अब हम लोग चरण वाइज पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण, तो उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत के विकास का प्रथम चरण 1947 से 1953 तक माना जाता है। यानी पहले जब देश आज़ाद हुआ तुरंत ही विकास से संबंधित बातें होने लगी और उसी समय जो है ये माना गया 1947 से ही कि ये पंचायत का विकास का प्रथम चरण है। तो 7 दिसंबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पर हस्ताक्षर किया या 1947 का गठन किया तथा इसको लागू कब किया गया, तो 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना की गई। यानी जो पंचायती राज अधिनियम था इसके अनुसार इस पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो 7 दिसंबर 1947। किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब की गई, तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को की गई, ये आपको याद रखना है। इसके बाद संविधान लागू होने के बाद पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। यानी जब जो है संविधान लागू हो गया, कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। पूरी तरह से प्रभावी कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। तो उसके बाद जो है व्यापक रूप से व्यवस्था, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी स्थापना और उसको लागू करने की व्यापक व्यवस्था की गई। फिर संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्यों अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। यानी डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में एक प्रावधान किया गया है कि राज्य पंचायतों के लिए गठन, यानी पंचायतों का गठन करेंगे और गठन करने के बाद जो है वो ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन करेंगे और गठन करने के बाद जो है उन्हें वह अधिकार, वह शक्तियां प्रदान करेंगे जिससे वे अपने क्षेत्रों में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कर सकें। 15 अगस्त 1949 में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। तो जब ये उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना हुई, पंचायतों की स्थापना की गई, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी, ग्रामीण जनसंख्या थी, वह लगभग कितनी थी, तो लगभग थी 5 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 5 करोड़ 40 लाख। और इन 5 करोड़ 40 लाख पर जो ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई वह कितनी की गई, 35,000। ठीक, तो 5 करोड़ 40 लाख ग्राम पंचायतों पर 35,000 नहीं, 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या पर 35,000 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। और उसी समय जो है 8,000 पंचायत अदालतें बनाई गई, 8,000 पंचायत अदालतें जो है स्थापित की गई। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर उसके बाद जो है 1951 में जब पहली बार चुनाव हुआ, पंचायत का पहला चुनाव हुआ, तो उसमें कुल जनसंख्या, कुल जो ग्राम पंचायतों की संख्या थी वह हो गई 35,943 और जो अदालतें थीं उनमें बढ़ोतरी हो गई तो 8,492। ठीक है, और वर्ष 1952 से ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ होता है और यह कब चलता है, तो 1957 तक चलता है। ठीक, और 1952-53 में ही जमींदारी प्रथा की समाप्ति एवं ग्राम समाज की स्थापना की गई। जमींदारी का उन्मूलन किया गया 1952-53 में और जो है ग्राम समाज की स्थापना भी की गई। ये जो है आप पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, तो 1952-53 में किया गया। ठीक, 1952-53 में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण 1953 से 54 के मध्य से लेकर और 1959 से 60। पहला चरण 1947 से 53 और दूसरा 1953-54 से 1959-60 तक। तो वर्ष 1953 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। यानी 1953 में
जो है विधानसभा की, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जितने सदस्य थे उन सदस्यों को मिलाकर जो है एक समिति बनाई गई, और उस समिति का काम क्या था कि पंचायतों को उनके स्तर पर सक्रिय बनाना और जो विभिन्न विकासात्मक कार्य हैं उन कार्यों को जो है उन्हें सौंपना। ठीक, इस समिति की स्थापना पंचायत राज संशोधन विधेयक के लिए की गई थी। तो वर्ष 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये जो है आप याद कर लीजिए। वर्ष 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ। पहला आम चुनाव 1951, दूसरा आम चुनाव 1955, और ग्राम सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। यानी पहले दो अलग अलग हिस्से थे, ग्राम सभा व ग्राम समाज, और इसके बाद जो है दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, और इससे इसमें जो है पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, और इन क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण 1957-58 में पंचायतों की संख्या 72,425 से 72,409 हो गई, यानी घट गई थी। और न्याय पंचायतों की संख्या, ठीक है, न्याय पंचायतों की संख्या 8,585 हो गई थी। न्याय पंचायत कितने हो गए थे? तो 8,585। फिर 1955 के चुनाव के बाद, यानी जो है दूसरा आम चुनाव हुआ था, तो 1955 के आम चुनाव के बाद पंचायत अदालतों को न्याय पंचायत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जो पंचायती अदालतें थीं उनको न्याय पंचायत की संज्ञा दी गई। फिर वित्तीय वर्ष 1959-60 में पंचायतों का कृषि विषयक कार्य दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। तो वर्ष जो 1959-60 है, इसमें जो है पंचायतों के कृषि विषयक कार्य सबसे ज़्यादा किए गए, और इस दौरान दो आंदोलन भी चलाए गए, एक रबी आंदोलन और एक खरीफ आंदोलन। रबी आंदोलन और खरीफ आंदोलन चलाए गए, और जो है अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई। इसी समय अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई। तो याद रखिए, ये जो रबी और खरीफ आंदोलन चलाए गए, तो ये कालांतर में जब फिक्स टेन्योर हो गया कि 5 वर्ष के अंतराल पर जो है ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम सभा का चुनाव होगा, तो प्रधानों को ये निर्देश दिया गया कि वह वर्ष में कम से कम 2 बार, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक करें। वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक करें, एक रबी की फसल की कटाई के बाद और एक खरीफ की फसल की कटाई के बाद जो है बैठक करें। लेकिन संभवतः जो है शायद ही कोई ग्राम प्रधान ऐसा करता होगा, लेकिन जो है ये प्रावधान किया गया है। फिर आते हैं तीसरे चरण पे। तो तीसरा चरण 1960-61 से लेकर 1971-72 तक होता है। तो 1960-61 में 1960-61 में पंचायतों में गांवों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन गांव स्तर पर किया गया। यानी ग्राम स्तर पर पंचायतों में, ठीक है, कृषि उत्पादन और कल्याण संबंधी उप समितियों का गठन किया गया। तो ये गठन कब किया गया? 1960 और 61 में, ताकि गांव आत्मनिर्भर बने। यानी गांव जो है आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि वो जो है अपने ऊपर, यानी अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकें, और गांव के विकास के लिए जो सहयोग हो वो दे सकें और संपन्न बने। इसी वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। यानी 1960-61 में फिर से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया, और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की चुनाव पद्धति में आंशिक बदलाव किया गया। ठीक है, तो कौन सा आंशिक बदलाव हुआ? ग्राम प्रधान के लिए गुप्त मतदान कराने का निश्चय किया गया। गुप्त मतदान, ठीक है, मतलब ओपन मतदान नहीं, ओपन वोटिंग नहीं, सीक्रेट वोटिंग की बात कही गई इसी समय। और 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय आम चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, तो तीसरा 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य तृतीय आम चुनाव संपन्न हुआ था। फिर आगे है श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है संभवतः 1957 में गठित की गई थी। तो उन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। बलवंत राय मेहता समिति जो है
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निर्देश दिया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप चलकर उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति, जिला पंचायत अधिनियम 1961 को लागू कराया गया। 1961 में मतलब लागू हुआ। इस अधिनियम का परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हुई। ठीक है, तो कौन सी त्रिस्तरीय पंचायत? तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा, क्षेत्र समिति जिसको क्षेत्र पंचायत कहा गया, और जिला परिषद। ठीक है, तो इस अधिनियम का परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांध कर व्यवस्था दी गई, यानी व्यवस्था की गई। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में 72,233 ग्राम पंचायतें थीं। ठीक है, 72,233 तीसरे आम चुनाव में, और न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी। 72,233 ग्राम पंचायतें और 8,594 न्याय पंचायतें थी। चौथा चरण, तो चौथा चरण है 1972 से 73, 1972-73 से 1981-80। ठीक है, यहाँ 10 वर्ष का लगभग टेन्योर है, 1972-73 से 1981-80। तो वर्ष 1972-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न हुए? तो वर्ष 1972-73 में, जिसमें कुल 72,834 ग्राम पंचायतें और 8,792 न्याय पंचायतें थीं। ठीक है, तो इससे पहले जब चुनाव हुआ था, तृतीय आम चुनाव, तो उसमें 72,233 ग्राम पंचायतें थीं, और इस बार 72,834 हो गई, और न्याय पंचायतों की संख्या तीसरे वाले में 8,594 और इसमें 8,792 हो गई न्याय पंचायतें। फिर 30 अक्टूबर 1971 में विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों को शासकीय कर्मचारी बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, मतलब टिक कर लीजिएगा नोट करने के बाद, कि 30 अक्टूबर 1971 में विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों को शासकीय कर्मचारी बनाया गया। यानी पंचायत में जो ग्राम स्तर पर जो कार्यकर्ता थे, पंचायत सेवक जिनको कहा जाता था, उनको शासकीय कर्मचारी बना दिया गया, जिसके बाद ग्राम पंचायतों की गतिविधि में व्यापक सुधार हुआ। यानी जो कार्यकर्ता थे, जब वे शासकीय कर्मचारी बन गए, सरकार के अंग बन गए, तो ग्राम पंचायत की गतिविधि में यानी विकास जो है सुदृढ़ होने लगा, विकास बढ़िया होने लगा, और ग्राम स्तर मजबूत होने लगा, ग्राम स्तरीय सत्ता जो है मजबूत होने लगी। वर्ष 1981-82 के अंत में संशोधन के फलस्वरूप, ठीक है, संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में 72,809 ग्राम पंचायतें थीं, यानी कुछ घट गई, और न्याय पंचायतों की संख्या 8,791 रही। ग्राम पंचायतों का पांचवा आम चुनाव वर्ष 1972-73 के बाद मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। जो पांचवा आम चुनाव था, मार्च 1982 से लेकर और जुलाई 1982 के मध्य हुआ। तो पहला मतलब चौथा आम चुनाव कब हुआ था? चौथा आम चुनाव हुआ था 1972-73 में, और पांचवा आम चुनाव हुआ 1982 में हुआ। लगभग 10 वर्ष तक जो है कोई आम चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो है 4 चरण के अंतर्गत क्या क्या काम हुए, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी, क्या क्या उद्देश्य से रखा गया था। ठीक है, और जो है अभी 2 चरण और बाकी हैं, 5वां चरण, ठीक है, और छठा चरण। छठे चरण के बाद जो है जो सुधार था वह व्यापक हो गया, और एक निश्चित टेन्योर 5 साल रखा गया कि 5 साल पर जो है आम चुनाव होंगे, पंचायती आम चुनाव 5 साल पर कराए जाएंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे इस आने वाले एग्ज़ाम में, लेखपाल के आने वाले एग्ज़ाम में इसको पढ़ें, देखें, सुनें और समझें, ताकि उनका अच्छा से अच्छा स्कोर हो और सिलेक्शन सुदृढ़ हो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।